नेपाल में हो रहा विरोध प्रदर्शन क्या सत्ता परिवर्तन की आहट है? सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल में युवाओं के इस प्रदर्शन के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया बैन का मामला नहीं है। यह मामला नेपाल सरकार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। नेपाल की सड़कों पर लाखों युवा आक्रोश देखकर सरकार के हाथ पांव फूल गए। 20 मौतें और 250 लोगों के घायल होने के बाद यह आंदोलन राजधानी काठमांडू से बाहर निकलकर पूरे नेपाल में फैल रहा है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब हालत यह हो गई है कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा उन्हें। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में तख्ता पलट की क्या यह आहट है, क्योंकि जेनजी का यह विरोध लोकतांत्रिक देशों के लिए क्या खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस भी मुल्क में जेनजी का प्रदर्शन हुआ वहां पर सरकार का तख्ता पलट हो गया। इस लिस्ट में थाईलैंड से लेकर बांग्लादेश तक का नाम शामिल है। तो सवाल यह भी कि श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब क्या नेपाल की बारी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक बवाल में बदल चुका है। संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने गेट में आग लगा दी और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश। सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इससे सड़कों पर उतरे युवाओं की गुस्से की आग और भड़क गई। पूरे नेपाल में जोरदार हंगामा छिड़ा हुआ है, क्योंकि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि युवाओं ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बिगुल फूंक दिया है। राजधानी काठमांडू के कुछ हिस्सों में हालात बेकाबू होने के बाद एक दिन का कर्फ्यू भी लगा दिया गया। अनलेस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप हिस्सा नहीं हो और उसमें प्रोमिनेंट नहीं हो, तो अगर आपके फार्म लैंड भी है तो आपको सीड्स और सब्सिडी वगैरह जो फर्टिलाइजर वगैरह वो नहीं मिलते। और जितनी जो दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है मुफ्त में लोगों को, बजाय लोगों को मिलने के वो फार्मेसी में बेच दी जाती है। तो इससे खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पर लोग उठ खड़े हुए हैं। फिर सरकार ने तकरीबन एक हफ्ते का टाइम दिया। सोशल मीडिया जो साइट्स हैं जैसे कि मेटा है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनको कि आप रजिस्टर कीजिए, लेकिन और 7 दिन का समय दिया, उनमें से किसी ने रजिस्टर नहीं किया। दरअसल नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर समेत 26 सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है और इसकी वजह बताई गई सोशल मीडिया की कंपनियों को कई बार नोटिस और 7 दिन के डेडलाइन भी दी गई, लेकिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तक नहीं किया। लेकिन नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के मन में पहले से ही आक्रोश था। ऐसे में ओली सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घटना ने आग में घी का काम किया। चीन की तरह सोशल मीडिया पर सेंसरशिप लागू करने की मंशा के खिलाफ युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उतर गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि ओली सरकार चीन के तर्ज पर नेपाल में सोशल मीडिया पर सेंसर लगा रही है। सरकार लोगों से उनकी डिजिटल आजादी छीन रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि युवाओं का यह आंदोलन नेपाल में कहीं सत्ता परिवर्तन की आहट तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो नेपाल की सड़कों में आज जो कुछ दिखा है, लाखों युवा आक्रोश आज नेपाल की सड़कों पर नजर आया। उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल भारत का भी है। सवाल क्या है यह भी हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, क्या नेपाल में यह सत्ता परिवर्तन की आहट है? यह सवाल बेहद अहम है। सवाल नंबर 2, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद क्या अब नेपाल की बारी है? सवाल नंबर 3, क्या इस आंदोलन की जड़ में भ्रष्टाचार का मामला है? सवाल नंबर 4, क्या यह आंदोलन लोकतांत्रिक देशों के लिए खतरे की घंटी है? और सवाल नंबर 5, क्या सोशल मीडिया कंपनियां इतनी मजबूत हो गई कि कहीं भी तख्ता पलट करा सकती हैं? ये इस आंदोलन के बाद सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आज हम इस डिबेट में ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं नेपाल में हुए बवाल के बाद। क्योंकि नेपाल अब एक एग्जाम्पल बन रहा है और कई सवाल और संदेह के घेरे में नेपाल कि अब आगे क्या होगा। सरकार कोशिश कर रही इस आंदोलन को किसी तरह दबा दिया जाए, लेकिन यह काठमांडू से निकलकर नेपाल के अलग अलग इलाकों में फैल गया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत ने भी चौकसी बरतते हुए नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है।
तो यह सवाल बेहद अहम है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल भी एक बड़ा जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय करा दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड जे के बंसल साहब है, रक्षा विशेषज्ञ है। सुशील कुमार सिंघल हैं, पूर्व राजदूत। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। एलिना आचार्य है, पत्रकार, नेपाल से, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे साथ नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम उपेंद्र यादव भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल, एलिना, आपके पास आऊंगा क्योंकि नेपाल से आप हैं। इस वक्त क्या माहौल है, और सवाल ये कि क्या ये तख्ता पलट की शुरुआत है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी प्रश्न के लिए। देखिए, अभी नेपाल में सितंबर 4 को रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए कि 26 सोशल मीडिया जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आना पड़ेगा। लेकिन जब आज सितंबर 8 को आकर हम लोग जो प्रोटेस्ट देखते हैं, ये आज भी एक दिन में ही नहीं हुआ है। इसका बहुत ही पहले से ही भी टिकटॉक और अदर सोशल मीडिया में, अन्य सोशल मीडिया में भी ये एक कैंपेन शुरू हो चुका था। मगर सोशल मीडिया के बैन होने के बाद आज अगर हम देखें तो सड़कों में प्रोटेस्ट पे जब हो रहा था, वहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और इसके बाद किसानों के बच्चे और आम सर्वसाधारण के भी सहभागिता हमने देखा। हम देख सकते हैं कि वीडियोस में भी और वहाँ प्रत्यक्ष भी कि स्टूडेंट्स जेन जी देवर पर्टिकुलरली वो लोग अपने स्कूल्स के यूनिफॉर्म्स में बैग्स लेकर, और बैनर्स में भी हम देख सकते थे कि सोशल मीडिया तो एक पार्ट है। उसके अलावा जो करप्शन की बात है, जो पॉलिटिक्स में जो नेपोटिज्म की बातें है, ये भी हम कैंपेन के टाइम पर वहां पर जो पोस्ट बैनर्स वगैरह लेकर रहे थे, वहां पर भी देखने को मिलता है। सो हमें ये ऐसे समझना चाहिए कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की ही वजह से नहीं हुआ है। जो झंझटे जिस खाल की ये अस्थिर गवर्नमेंट जो हो रहा है, इसकी वजह से भी और कंटिन्यूसली बहुत सारी वजह से भी ये आज एक ही दिन इतने कुशल तरीके से देखने को पड़ा। बिल्कुल, मैं एलिना आपके पास वापस आऊंगा। प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर धनंजय, आपको क्या लग रहा है जो नेपाल में हो रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? गंभीर है ये जो भी हो रहा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया के बैन को लेकर के नहीं है। सरकार ने कुछ वहां पर प्रावधान लगाए थे, और सोशल मीडिया कुछ है जो उस समय सीमा के अंतर्गत अपने को रजिस्टर नहीं करा पाए। लेकिन सरकार चाहती तो थोड़ा इसको समय और बढ़ा सकती थी, क्योंकि नेपाल में इसको लेकर के काफी डिस्कशन हो रहा था। अगर आप देखिए जो बैन एप्स है उसमें व्हाट्सएप है, और उसमें एक बात जो बहुत अभी खुल करके आ रही है कि लोगों की जो कामकाज जो जुड़े होते हैं व्हाट्सएप से, खास करके छोटे लोगों के, वो प्रभावित हो रहा था, और सरकार उसको लेकर के कोई भी सलूशन देने को तैयार नहीं थी। व्हाट्सएप बंद हो गया था, लिंक्डइन बंद था, तो इसको लेकर के भी काफी रोष था। पिछले कुछ समय से नेपाल के अंदर करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। करप्शन लोग का ये कहना है कि जो लोग राजनीतिक दलों से हैं, खासकर की सत्ताधारी राजनीतिक दलों से, वो तो सारे मजे मार रहे हैं, उनके पास बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन जो आम जनता है उसके पास कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेपाल के अंदर जो युवाओं के बीच में है वो तकरीबन 22% है। ये माना जाता है कि 50% ऐसे जो काम करने वाली जनसंख्या है या तो अंडर एम्प्लॉयड है या उसके पास ठीक तरीके के काम उपलब्ध नहीं है। उसके साथ ही अगर आप देखिए तो पिछले कुछ समय से ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बड़ा गुस्सा एक बार उभर के सामने आ गया। लेकिन मोनार्की को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा था, और मोनार्की के प्रोटेस्ट में नेपाल सरकार ने कहा कि इसमें कुछ राजनीतिक दल सम्मिलित है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, और आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला, जिस तरह से श्रीलंका के अंदर देखने को मिला कि जनता काफी नाराज है सरकार से, क्योंकि जो भी उसके आकांक्षाएं थी उस पर सरकार किसी भी तरीके से हरी उभरती हुई नहीं आ रही है। तो ये नेपाल के अंदर बहुत दिनों से चल रहा था, और ट्रिगर पॉइंट इसका सोशल मीडिया बैन लेकर के बन गया, और इतनी बड़ी संख्या में
मेरी नेपाल में कई लोगों से बात हो रही थी, इतनी बड़ी संख्या में सरकार का एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि नौजवान उतर आएंगे सड़कों पर, अब बिल्कुल इसीलिए शायद तैयारी पूरी नहीं क्योंकि होगी। उनको लग रहा था कि जी। सोशल मीडिया तो बैन है। जी, जी, मैं वापस सोशल आऊंगा। मीडिया बैन है तो लोग मैं- कहां से एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे। धनंजय जी वापस आऊंगा आपके पास। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हैं। सुशील सर आपके पास आऊंगा क्योंकि आप राजदूत रहे हैं, तो आपको शायद अंदाजा होगा कि ऐसे माहौल में क्या होता है। जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि जेनजीज ने जहां जहां विद्रोह किया है तख्ता पलट हो गया। थाईलैंड और बांग्लादेश इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। नेपाल क्या कह रहा है? क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर चल रहा है? देखिए अनूप जी, बात यह है कि जिस तरह से ये इसने एक तरीके से मैं कहूंगा, शब्द यूज करूंगा, आग पकड़ी है वहां पर, और जेनजी एक साथ इस तरीके से रिएक्ट किया है उन्होंने, जो बैन हुआ है अभी, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि जो आम आदमी है उसकी रोजाना की जो उन्होंने बिजनेस करते थे वो इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि जो सरकार ने, जिस तरीके से नेपाल की सरकार ने एक साथ 26 सोशल प्लेटफॉर्म को एक हफ्ते का समय देकर के बिल्कुल बैन कर दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होते थे वो, उसमें जो उनके कारण है मेरे ख्याल से उनको भी देखना पड़ेगा हमें, उसके लिए किस वजह से उन्होंने इसको किया, इस तरह की कार्रवाई की। केवल एक रजिस्ट्रेशन वाली वजह नहीं थी, मेरे विचार से इसमें कुछ और भी ज्यादा था। दूसरा ये कहना कि जो है नेपाल जो है थाईलैंड, बांग्लादेश या श्रीलंका वाले रास्ते पे चल पड़ा है, तो ये वैसे चल पड़ा है या नहीं, ये डिसीजन अभी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी कि इसको नेपाल की सरकार किस तरह से इसको हैंडल करती है। क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने बहुत गलत तरीके से इसको रिएक्ट किया है, और जिस तरह की उन्होंने कार्रवाई की है, हिंसा हुई है, 20 लोग मारे गए हैं, और जो कहा जा रहा है कि जो सीधी उन्होंने जो रबर की बुलेट्स वगैरह इस्तेमाल किए वो डायरेक्टली उन्होंने फेस के ऊपर किए, और उनके डायरेक्ट जो इंसानी जो कमजोरी हिस्सा है उस पर दागे उन्होंने सीधा, जबकि उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना प्रोवोकेशन नहीं था। तो और अभी जैसे होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी आ गया है, तो सरकार, नेपाल की सरकार को रियलाइज हो रहा है कि ये जो है, जो उन्होंने कार्रवाई की है या उसका जो रिएक्ट किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है। और उन्होंने, मेरे ख्याल से कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अभी ये भी खबर आई थी कि ओली सरकार ने एक डेलीगेशन को भी बातचीत करने के लिए बुलाया है। तो लेकिन इसके जो रूट कॉज है, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, उसको मेरे ख्याल से नेपाल की सरकार को एड्रेस करना चाहिए और करना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि ये ज्यादा ना फैले। क्योंकि जो आक्रोश है जी में, वो केवल सोशल मीडिया के बैन का नहीं है, वो तो एक बहाना बन गया है। वो जो है उनको करप्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये जो बात चल रही है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो फायदा सारा उठा रही है, और जो आम जनता है, आम स्टूडेंट्स है, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो वो सारी चीजें, बातें मिलकर के मेरे ख्याल से खड़ी हो गई हैं। ऑफ कोर्स ये जो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर हैं वो बराबर कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल किसी से एसोसिएट नहीं है, ये हमारा अपना आंदोलन है, क्योंकि हम परेशान आ गए हैं। तो अब उसमें जो है क्या हो रहा है कि डिमांड भी उनकी बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया से वो बियॉन्ड चले जा रहे हैं। बिल्कुल, अब वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। तो नेपाल की सरकार को मेरे विचार से इसको गंभीरता पूर्वक उनके साथ में बात करनी पड़ेगी, और उन्हें रास्ता, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि उनकी जो शिकायतें हैं उनको किस तरह से वो दूर करें, नहीं तो ये और रूप रूप कर लेगा, खतरनाक अख्तियार कर लिया है। सुशील जी, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ये काठमांडू से निकल के नेपाल के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। वापस आऊंगा मैं आपके पास। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ हैं। जनरल, आपको क्या लगता है, सेना को उतारना और उसके बाद जो गोलीबारी हुई वहां पर, ये क्या बता रहा है, वहां क्या हुआ? क्योंकि कहीं विरोध प्रदर्शन दूसरी जगहों पर होता है, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते हैं, सब होते हैं, तो मना किया जाता है। युवाओं को रोकना बहुत मुश्किल होता है, यही वजह है गोली चलाई गई वहां पर। देखिए, जो ओली हैं वो एक कम्युनिस्ट विचारों के हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइना से होकर आए हैं, जाके थाईमन स्क्वायर में उन्होंने एक परेड देखी, और वही आइडिया लेके आ गए कि थाईमन स्क्वायर में कैसे गोलीबारी हुई थी या क्या वहाँ वायलेंस हुआ था, तो उनके मन में होगा कि उसको दमन कर दिया जाए। और जैसा कि आपने भी बोला कि, और ये बताया गया पहले पैनलिस्ट ने, कि जो गोली मारी गई है वो वल्नरेबल एरियाज में मारी गई है, ऐसा नहीं कभी पैर में मार दिया या किसी को
करने के लिए। तो इस प्रकार से जो दमन करने की कोशिश की गई है, वो जो एक सरकार की नाकामी है। आप अगर बैकग्राउंड देखें तो नेपाल के अंदर में बहुत ही अनस्टेबिलिटी है। काफी दिन से यहाँ पे कभी प्रचंड आ जाता है, कभी ओली आ जाता है, कभी दोएबा आ जाता है। तो ये सब आकर के ऐसे आते जाते रहते हैं। जनता की किसी को चिंता नहीं है, और जनता को चिंता नहीं है तो जनता वहां की दुखित होकर के, परेशान होकर के एक ये भी मुद्दा उठाता है कि दोबारा से राजशाही वहां पे आ जाए। वो भी इस तरह की एक प्रदर्शन चलने की बात हुई थी कि इससे तो राजशाही अच्छी थी। तो अब वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और नेपाल के जो युवक हैं या नेपाल की जनता की भलाई के लिए या वहां के उनके युवक के जो उनकी नौकरी का हिसाब है या जो वो अनएम्प्लॉयड है, उसका किसी को ख्याल नहीं है। दूसरी एक बात देखनी पड़ेगी कि नेपाल के अंदर अपनी कोई है ही नहीं इकोनॉमी। आप देखिए जो कि 25% जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, वो बाहर से जो नेपाली रहते हैं, करीब करोड़ों नेपाली जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उसमें सभी जगह हैं। आप चाहे इंडिया में ले लीजिए, यूके में ले लीजिए, सभी जगह वहां से जो पैसा आता है उसके ऊपर इनकी इकोनॉमी चलती है। अब इन्होंने जो है उसको बैन लगा दिया, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से, चाहे उनमें आप इंस्टाग्राम ले लीजिए या जो है व्हाट्सएप ले लीजिए, तो उससे इनकी कमाई तो होती थी, लेकिन अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेते थे। जो बाहर लोग बैठे हैं ज्यादातर वो अकेले हैं, फैमिली के साथ भी नहीं होंगे कुछ लोग। तो ये सब कुछ देखते हुए एक बहुत बड़ा जो है आक्रोश जो जनता में था, और खास करके जो जैन जी है उसके अंदर था, और उन्होंने वो आक्रोश निकल के बड़ा एक भूखंडर बनता रहा। स्नो बॉलिंग इफेक्ट हो गया। स्नो बॉलिंग इफेक्ट में यहाँ तक हो गया कि इन्होंने पार्लियामेंट के 2 गेट भी कब्जा लिए, और जाके वहां जब घबराहट हुई वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो कहते हैं यहाँ की बूढ़ी सरकार है, जो इनका प्रेसिडेंट है वो 80 साल का है, जो ओली है उसकी 74 के करीब एज है। तो इन सबको देखते हुए जो एक गुस्सा भड़का है, और बस भड़कने के अलावा खतरा पैदा हो गया वहां की गवर्नमेंट को कि भाई हाँ हम गए। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसको बांग्लादेश की से ना तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो जो है एक डीप स्टेट का था। जो वहां पे जो जमात इस्लाम थे वो एक सरिया कानून लाने चाहते थे। तो इस प्रकार से जो बहुत अच्छा काम कर रही थी शेख हसीना, और वो ऐसा नहीं कि वहां तो बड़ी डेवलपमेंट था, वहां की इकोनॉमी बड़ी प्रोग्रेस कर रही थी और अच्छा चल रहा था, और लेकिन जितने भी जनरल आतंकवादी थे उनको आपको भी बंद कर याद दिया होगा था। कि शेख हसीना का काम बहुत बेहतर था, लेकिन वहां युवा ही थे इसके पीछे भी। युवाओं के आने के बाद ही यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा और उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा। देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो डीप स्टेट होते हैं और जो ये जमात इस्लाम है, ये कि युवकों को भड़काया जा सकता है, तो युवकों को जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। उसके पीछे है कौन, ये जो है वो था जमात इस्लाम। यहाँ पर जो है ज्यादातर फ्रंट पे ज्यादातर कारण जो है वो युवक ही है। हो सकता है बाहर जो है बाहर से किसी का, चाइना का या अमेरिका का वो हो सकता है, उसका अभी ये जांच का विषय है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं लगती है। तो ये सब देखने वाली बात है। लेकिन बांग्लादेश की तो जो है ऑल टुगेदर जो रजाकार थे, वहां के जो लोग थे, और जो पाकिस्तान के साथ में जिनकी एसोसिएशन थी, जो कट्टरवादी थे, उन्होंने वहां पे सब दंगा भड़काया। दंगा भड़काने के बाद में युवकों को तो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड में, और कहीं शायद भी ले यही लीजिए। हो रहा है, यही हो रहा है नेपाल में भी। मैं वापस आऊंगा बंसल साहब आपके पास। एलिना, मैं आपके पास आता हूं। एलिना, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बताया कि यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन से जुड़ा मामला नहीं था, यह बहुत दिनों से चल रहा था ऐसा, और एक ये बहाना मिल गया लोगों का कि लोगों को कि भाई इसके जुड़ाव में आ गए। लेकिन युवा ही सामने आए, लाखों की संख्या में आए। ये सवाल उठ रहे हैं कि 20 लोगों की मौत हुई है, 250 से लोग ज्यादा घायल हैं। क्या ये आंकड़े 20 ही हैं या फिर इससे ज्यादा हैं? क्योंकि आप वहां हैं, ग्राउंड पर हैं, आपको ज्यादा पता होगा। अभी तक तो ऑफिशियली नेपाल पुलिस ने भी यही कहा है कि अब तक 20 ही लोगों की मौतें हुई है अभी तक, और 3 से ज्यादा अभी इंजर्ड है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी पर्टिकुलरली, जैसे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें की है, जैसे पर्टिकुलरली कौन गाइड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है इस प्रोटेस्ट को, वो पर्टिकुलरली पता नहीं है अभी तक। ये अनुसंधान का विषय है, अधिकारी वो अनुसंधान भी करेंगे। इस वजह से भी अब गवर्नमेंट, एक तो अब अभी तो होम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे भी दिया है अभी अभी। तो ये बात इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि गवर्नमेंट आखिर बात करे तो करे किससे, और इसके निकास क्या है? क्योंकि अब तो आज पहला दिन है, कल से भी अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुआ तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है।
नहीं, अभी अभी जो स्थिति है, जैसा कि आपने बताया कि नेपाल के अलग-अलग शहरों से ये खबर आ रही है कि काठमांडू से निकलकर अलग-अलग जगह आंदोलन शुरू हो गया, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। अगर गृह मंत्री का इस्तीफा हो गया तो ये मान लिया जाए सरकार बैकफुट पे है, गलती मान रही है? अभी ऑफिशियली ये हमारे होम मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जिस तरीके से हमने एनालिसिस नहीं किए थे, पूर्व तैयार भी नहीं किए थे, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहते हैं और ये जो भी अभी हो रहा है इसके लिए वो क्रिटिकली अपने आप को कोस के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वापस आऊंगा एलिना आपके पास। प्रोफेसर धनंजय, मैं आपके पास आऊंगा। क्या लगता है आपको, जो सोशल मीडिया बैन की बात जो कही जा रही है, नेपाल चाइना के रास्ते चल रहा है? चाइना से दोस्ती गहरी हो गई थी, इस वजह से वो भी चाइना की तरह सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, चाइना के राह पे चल रहा है कि नहीं, लेकिन एक बड़ी अहम बात इसमें यह है कि चाइना के ऐप्स वहां पे बैन नहीं हुए हैं। टिकटॉक देख लीजिए, मतलब भी हो एग्जाम्पल सकते है हैं। टिकटॉक। तो एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि नेपाल के अंदर राजनीतिक अस्थिरता काफी समय से चल रही थी। खासकर कि मोनार्की के जाने के बाद कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया हो। तो जो मोनार्की के जाने के बाद डेमोक्रेसी जो आई, जो वहां पे लोगों की बड़ी आशाएं थी इससे, पर ये सरकारें विफल रही। आपस में ही जो राजनीतिक दल थे उनके अंदर ही कोई अलायंस नहीं बन पाया। कोई उभर के नेता आता, फिर उसको खींचने का प्रयास होता। तो इन तमाम चीजों से जनता के अंदर रोष था, और खास करके जो नौजवान थे वहां पर, ना उनको शिक्षा के इश्यूज पे उनका रोष था कि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। और अभी हाल फिलहाल पिछले 1 साल के अंदर नेपाल के अंदर बड़े बड़े करप्शन के मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा है। तो इन तमाम चीजों के चलते ये रोष सड़कों पर आ गया, और ट्रिगर पॉइंट, जैसे मैंने पहले कहा, ये सोशल मीडिया बैन लेकर के शुरू हुआ। लेकिन एक बड़ी अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो नौजवान है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से उस तरह से गाइडेड नहीं है। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको क्लेम नहीं कर सकती कि ये हमारा है या हमारे अपोजिशन है। तो नेपाल के अंदर स्थिति ये आज की नहीं है। पिछले 5, 6, 7 सालों में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे जिस तरह का कोई भी कामकाज नहीं है कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करें, और जो पिछले 1 साल के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े करप्शन के मुद्दे आए, उन तमाम चीजों को लेकर के ये रोष आज नेपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, और ये काठमांडू से काफी आगे फैल चुका है। और कल जो है वो एक गंभीर दिन नेपाल के लिए होने वाला है। अगर चीजें कंट्रोल होती तो ठीक है, नहीं तो नेपाल के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जन आंदोलन का इतिहास रहा है। अगर आप नेपाल के राजनीतिक इतिहास में जाए तो इस तरह के कई जन आंदोलन नेपाल के अंदर रहे हैं, और नेपाल की सरकारों को इन जन आंदोलनों के सामने झुकना भी पड़ा है। बिल्कुल, और देखिए बिल्कुल तस्वीर वैसी ही दिखती नजर आ रही, क्योंकि लाखों की संख्या है इनकी, और इनको रोक पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सुशील कुमार सिंघल साहब, आपके पास आऊंगा। सर, आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, आप पूर्व राजदूत रहे हैं, ऐसे माहौल में सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ लाखों युवा हैं, वो युवा जो देश के भविष्य हैं, और वो सड़कों पर है, सरकार के खिलाफ हैं, उनको रोक पाना भी मुश्किल हो रहा है। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन रह जाता है, क्या कर सकती है सरकार? कि सरकार के पास में, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत हैं। लेकिन एक तो है कि जो उन्होंने रिजिड एटीट्यूड दिखाया है, अगर वो सोशल मीडिया बैन जिस तरह से उन्होंने ब्लॉक किया है, अगर उनको खोल दें, तो एक तो इमीडिएट कॉज है वो जो है वो खत्म हो जाएगा कारण, और लोग वो बातचीत कर पाएंगे। दूसरा, उनको नेगोशिएशन लोन से बात करनी चाहिए, जो डेलीगेशन है उनसे बात करनी चाहिए, उनको है जांच करनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सबको उनको बताना चाहिए, उनको देना चाहिए कि भरोसा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो बनती भी है और होनी भी चाहिए। चौथा जो कारण है, मूलभूत कारण है
कि जैसा करप्शन के बारे में बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में उनको ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन उनको उसके बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि वहां एक बातचीत का माहौल नहीं आ रहा है, कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं वहां पे, वो केवल जो प्रोटेस्ट करती हैं तो सरकार सुन लेती है, तो उनको चैनल बनाना चाहिए, ताकि उनकी जो शिकायतें हैं उनको उन पर सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो। तो अगर ये 3-4 चीजें नेपाल की सरकार कर पाती है, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन अभी इतनी हाथ से नहीं निकली है उनके, कि डिफ्यूज आराम से हो सकती है। और लेकिन उसके लिए उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, उनका विश्वास उनको जीतना पड़ेगा मेरे विचार से। बिल्कुल, इतनी भीड़ है, लाखों की भीड़ है, उनके बीच जाकर बात करना भी मुश्किल है। जनरल जेके बंसल, मैं आपके पास आऊंगा। क्या सेना जो अब उतरी है, वहां नेपाल की सेना को उतार दिया गया है, चाहे संसद की बात हो, पीएम आवास की बात हो, हर जगह सेना को सुरक्षा में लगा दिया गया। क्या सेना इनको रोक पाएगी? ऐसा लग रहा है, इनकी संख्या लाखों में है। सेना, अगर नेपाली सेना की बात करें, तो क्या हो सकता है कि इनको, तमाम जो लोग हैं, इनको रोक पाएगी सेना? नहीं, सेना इनको नहीं रोक पाएगी, इंटरनल है। और देखिए, सेना में भी जो पब्लिक ही होती है, और हो सकता है कि यहाँ पे सेना भी एक एटीट्यूड रख ले, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था, वहां के वकार ने कह दिया था कि मैं कोई जो है गोली नहीं चलवाऊंगा। तो इसी प्रकार का जो है यहाँ पे भी हो सकता है। अभी जैसे सिंघल साहब ने भी कहा कि मूल कारणों का पता लगाना पड़ेगा इमीडिएटली। तो जो अगर ये बैन हटा देंगे तो सब शांत हो जाएंगे। और देखिए, बातचीत करने का जो एक बातचीत में क्या, वो तो एक्शन लेना पड़ेगा। उनको एक सिग्नल मिलता है वहां के जो पॉलिटिशियन है, जो हुक्मरान है, कि वो पॉलिटिशियन को ये देखना पड़ेगा, दो मेन मुद्दे देखने पड़ेंगे। एक मुद्दा तो ये देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जो भी वहां की जीडीपी, उसको अगर यही लोग खा जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरी ये है कि वहां पर रोजगार के जो है तलाशे जाएं साधन। और आप एक बात और भी ध्यान में रखिए कि जो यहाँ पे हो रहा है बांग्लादेश, इसमें हो रहा था, ये क्या नाम है अपना, नेपाल में यही हुआ, श्रीलंका में, दोनों जगह चाइना जो है अपने कर्ज जाल में फंसा देती है। बांग्लादेश का दूसरा था, बांग्लादेश एक छोटा कंट्री होने के बावजूद भी वहां की इकोनॉमी बड़ी जो है मजबूत थी। लेकिन जितने भी अदरवाइज छोटे कंट्री होते हैं, चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए या नेपाल ले लीजिए या मालदीव ले लीजिए, तो इनकी जो इकोनॉमी जब दूसरे देश हावी होकर के वहां पर इस तरह की स्थिति डालते हैं, तो ये ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसमें जो नेपाल का तो समाधान यही है कि लॉन्ग टर्म समाधान देख करके जो मूल कारण है उसको देखना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। और इसके लिए जो स्टेबल गवर्नमेंट की बहुत आवश्यकता है। और जहां तक स्टूडेंट का है, वो तो उनसे बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। बात करने की, अगर ये बैन हटा देंगे तो वैसे शांत हो जाएंगे। बिल्कुल। शांत होने के बाद में वो हो सकता है मांग करें कि जो हमारे लोगों के ऊपर में जो अत्याचार जो हुए हैं उसकी जांच कराई जाए, या जो मारे गए हैं उनकी जांच कराई जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए। तो इस चीजों की बातें उठेगी। बाकी एक लॉन्ग टर्म प्लान बना करके जो है ये नेपाल की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। और चीन के चक्कर में ना आकर के अपने को कर्ज जाल में, वहां के बीआरआई वगैरह में फंस करके, अपने जो है कर्ज जाल में फंस के अपने देश को बर्बाद ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। एलिना, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात कही जा रही है, तमाम जो वक्ता हमारे साथ जो वो कह रहे हैं, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर नेपाल के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं। बाहर एक जरिया होता है सोशल मीडिया, जिसके जरिए वो वीडियो कॉल्स के जरिए बात कर पाते हैं। क्या ये नाराजगी की वजह हो सकती है? क्योंकि अचानक से कट कर देना, कहीं ना कहीं अपनों से दूर कर देना, जिसकी वजह से नाराज है लोग। जैसे एक बात जो उठ रही है अभी अभी, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ऑथराइज हिसाब से जब किसी भी सरकार को, ये एक तरफ से अच्छी बात भी है कि गवर्नमेंट एक तरीके से बाहर के जो सोशल मीडिया से वो कलेक्ट कर रहे थे डाटा, इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। तो एक हिसाब से नियमन भी जरूरी है, क्योंकि अगर ये ना किया जाए तो सरकार आम लोगों का इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी इतना प्रॉब्लम हो रहा है नेपाल में लेकर कि ये साइबर सिक्योरिटी को भी लेकर इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक तरीके से ये नियमन का पक्ष जो कर रहा था सरकार, वो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी ठीक है। मगर एकदम से, जैसे कि आपने अभी भी कहा, एकदम से बंद कर देने से यहाँ पर क्या हुआ कि जो अभी एक्टिव पॉपुलेशन है नेपाल के, वो बाहरी काम कर रहे, उन्हीं के रेमिटेंस से देश चल रहा है, जिसके अर्थतंत्र में ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा नेपाल में प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये सच बात है। मगर
जैसे कि नियमन के विषय ये अच्छी बात है एक देश के लिए, मगर जैसे कि तत्कालीन अवस्था में जैसे एकदम से बंद कर देने से ये एक बात तो क्या हो गई कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो सोशल मीडिया से भी बहुत ही अच्छी तरीके से इनकम भी कर रहे थे, बिजनेसेस भी रन कर रहे थे, कंटेंट क्रिएटर्स भी उत्पादन हो रहे थे। मगर अचानक से अगर हम देखें तो आज के प्रोटेस्ट में कंटेंट क्रिएटर्स जो जिनके लाखों व्यूअर्स थे वो भी सहभागी थे इस प्रोटेस्ट में। तो आम बात ये है कि हाँ, जैसे कि आम ये जो जनरेशन है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था सोशल मीडिया बिल्कुल थ्रू डिफरेंट लिंक्स। एकदम से अचानक से बंद होने से पहले गवर्नमेंट को एक संवाद, एक सूचना, एक अच्छी तरीके से काम भी एक कम्युनिकेशन वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए था। वो लैकिंग हुआ। गवर्नमेंट ने भी इसको एकदम हल्के में ले लिया। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये प्रोटेस्ट इतना भयावह होगा, इतना क्रूर होगा। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो अभी तो एकदम जो बाहर है, जो बातें नहीं कर रहे, इवन हमारे ही घर में भी हम उदाहरण कर देंगे तो मेरे फैमिली सब बाहर है, तो हमको कम्युनिकेशन करने के लिए इतना गैप हो गया इस बीच में। हमको यहाँ पर जो मैं कभी टिकटॉक भी नहीं यूज करती, सो फॉर सैम्पलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अभी यहाँ पर क्या हुआ, VPN यूज कर रहे हैं लोगों चलाने के लिए, वो एक तरफ से सिक्योरिटी के हिसाब से भी वो रिस्क माना जा सकता है। सो इसलिए हाँ, आपने जैसा कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जो कम्युनिकेशन गैप बिल्ड कर रहा है, हाँ ये भी एक वजह हो सकती है। मगर इसके साथ साथ जो जनरेशन जो सोशल मीडिया से अर्न कर रहे थे, जो रोजगारी सोशल मीडिया से जनरेट कर रहे थे, उनका भी आक्रोश इस प्रोटेस्ट में देखने को मिला है। बिल्कुल, एक झटके में अगर उनकी इनकम को रोक दिया जाए तो शायद ये ऐसे ही विद्रोह होगा। मैं प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी आपके पास आऊंगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा इशू बन रहा है, बहुत बड़ा कारण बन रहा है। सवाल मेरा आपसे है कि सोशल मीडिया कंपनी इतनी ताकतवर हो गई है किसी देश में वो तख्ता पलट कर आ सकती है? देखिए, इतनी ताकतवर है तो एक अलग प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये इसकी जो वैलिडिटी है या जो लेजिटिमेसी पावर आती है वो जनता से आती है। क्योंकि आज हम सब ही जिस तरीके से अब पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए, वो सोशल मीडिया के तहत जुड़े हुए हैं। चाहे आप फेसबुक पे एक्टिव ना हो, लेकिन व्हाट्सएप की जरूरत तो सबको पड़ती है। अगर उसको कर्टेल कर दिया जाए तो जनता को लगता है कि उनका राइट को कहीं रोका जा रहा है। क्या वो आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते हैं? दूसरी चीज, सोशल मीडिया ने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को काफी ताकत दी है। वो अपने सामान बेच सकते हैं। ई कॉमर्स बहुत बड़े पैमाने पर फैला है, खासकर कि ग्लोबल साउथ के अंदर ई कॉमर्स का एक मेजर जो लेन देन है वो सोशल मीडिया के तहत होता है। और बहुत सारे आप देखिए तो यही नहीं, जो टैक्सी सर्विसेज है नेपाल के अंदर भी है। बहुत सारे जो आपके राइडर सर्विसेज है वो भी सोशल मीडिया के से जुड़ी हुई है। तो जब आप इस तरीके का एक बारगी एक फैसला लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप सरकार का गुस्सा सोशल मीडिया के जो कंपनीज उसके ऊपर जायज हो सकता है कि भाई हमने कहा, आपने रजिस्टर क्यों नहीं कराया। लेकिन सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि भाई इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा। क्या वो सोशल मीडिया कंपनी से पड़ेगा कि जनता के ऊपर पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सोच में थोड़ा डिफरेंस नेपाल के अंदर आ गया कि वो ये नहीं कैलकुलेट कर पाए कि उनकी खुद की जनता के ऊपर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा और क्या वो इतने बड़े पैमाने पर एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप ये भी देखिए तो नौजवान बहुत सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। उनके ग्रुप्स होते हैं, वो पढ़ाई लिखाई की बातचीत भी आपस में करते हैं सोशल मीडिया के तहत। तो वो तमाम चीजें भी ठप पड़ गई हैं पिछले एक हफ्ते से नेपाल के अंदर। तो ये एक गुस्सा इन तमाम चीजों को लेकर के उभरा है और इसको कहीं एक मेजर कम्युनिकेशन गैप सरकार की तरफ से रहा है और इसको हैंडल वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से मिसकैलकुलेशन और मिसकम्युनिकेशन जनता के साथ इस तरीके की सिचुएशन को पे ला करके नेपाल को आज खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शायद कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी रह गया। मैं
सुशील कुमार सिंघल सर, आपके पास आऊंगा। मेरा सवाल भी यही आपसे होगा कि क्या इतना इंपैक्टफुल हो गया है सोशल मीडिया कि किसी भी सरकार को पलट सकती है, तख्ता पलट कर सकती है? क्योंकि थाईलैंड को देख लिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एग्जाम्पल है, अब देखिए नेपाल में बिल्कुल वही हो रहा है। क्या ये है इतना इंपैक्टफुल जो सोशल मीडिया कंपनी है कि वह ऐसा करा सकती है? मैं ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया कंपनी ये करा सकती हैं, बट मैं ये कहूं कि सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि जितना फास्ट कम्युनिकेशन होता है, कई बार फॉल्स न्यूज भी होती है क्योंकि उस पर कोई चेक और बैलेंस नहीं होता है। तो उस सोशल मीडिया का जो है, जो रोल है, नेचर है, वो इवॉल्व हो रहा है, वो बदलता जा रहा है। और स्पेशली जब तनाव वाली स्थिति होती है तो उसमें जो पोस्ट लोग करते हैं उसमें वो बहुत ही कई बार इन्फ्लेमेटरी भी हो जाते हैं और वो आग में घी का भी काम करते हैं, जैसा कि हमने बहुत जगह देखा भी है। थाईलैंड हो, बांग्लादेश का आपने एग्जांपल दिया, श्रीलंका का दिया, अब नेपाल की हम बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें रोल जो है सोशल मीडिया कंपनी का नहीं कहूंगा, प्लेटफॉर्म की बात करूंगा। तो नेपाल सरकार ने जो कोशिश की थी, मेरे ख्याल से रेगुलेशन, भारत में भी इसका रेगुलेशन होता है, नेपाल ने भी रेगुलेशन करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़े ही मेरे विचार से जल्दबाजी के साथ किया गया उसको, क्योंकि समय नहीं दिया उन्होंने उसके लिए बिल्कुल, और properly। यही वजह है, और समय नहीं दिया गया। बिल्कुल यही वजह है। और मैं एलिना एक बार आपके पास वापस आना चाहूंगा। एलिना, अभी जो मौजूदा स्थिति है, क्या लग रहा है कि यह आंदोलन आसानी से थमेगा या फिर थोड़ा वक्त लगेगा इसे? जैसे कि अभी तो सारी जगहों पर कर्फ्यू का डिक्लेरेशन हो चुका है। अभी हम देखें कि ये बॉर्डर, सुनौली बॉर्डर पे भी, ये आसपास के जिलाओं में भी, अभी बॉर्डर के आसपास के जिलाओं में भी ये कर्फ्यू का डिक्लेरेशन हो चुका है। हम देखें तो सड़कों में जो ट्रांसपोर्ट के लिए भारत जाने के लिए तैयार थे, वो गाड़ियां भी अब सड़कों में ही है। तो ये इस तरीके की अब सिचुएशन है काठमांडू और काफी सारी मैं एलिना दूसरी आपको जगहों में रोकना भी चाहूंगा। हो चुका है। एलिना, आपको रोकना चाहूंगा। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम उपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहले भी बात हुई थी। अब आपको क्या लग रहा है, जो आंदोलन हुआ, देखिए कई मौतें हो गई, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं, यह आंदोलन थमेगा या और बढ़ेगा भी? देखिए, जो सरकार ने जो दमन की है हाँ। आंदोलन के ऊपर, निर्दोष युवाओं की जान गई है, यह ऐसे ही तो थमेगी नहीं। सरकार को चाहिए सबसे पहले जो सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई उसको हटा ले और युवाओं का जो जेन्युइन डिमांड है उसको एड्रेस करे तुरंत। तभी जाकर के इसमें कोई बदलाव आ सकती है, नहीं तो और भड़कती जाएगी। ये सोशल मीडिया सिर्फ बैन है उपेंद्र जी, या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है, वो है इसके जड़ में? नहीं, उसमें 3 मामले हैं। हाँ। एक है युवाओं की रोजगारी का सवाल, दूसरा है भ्रष्टाचार का सवाल और तीसरा है ये मीडिया। 3 सवालें उठ के आई है और इन तीनों का एड्रेस होना जरूरी है। अभी हाल के और दिनों में सरकार फेल रही है जी भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में, युवाओं को रोजगारी और अच्छी शिक्षा देने में, और उसके ऊपर से जो युवाओं की और लोगों की जो आवाज थी सोशल मीडिया, उसके ऊपर पाबंदी लगाना। ये 3 काम जो है सरकार ने किया है जो गलत है, और ये इसमें इन तीनों कार्य को एड्रेस करे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है नेपाल में, सत्ता परिवर्तन की आहट है? बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, थाईलैंड में हुआ, अब नेपाल की बारी है। देखिए, नेपाल में जो युवाओं ने परिवर्तन की मांग की है, वो सरकार भ्रष्टाचार का नियंत्रण करे, अच्छी शिक्षा और रोजगारी दे, और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर के पाबंदी हटाए। ये 3 डिमांड लेकर के ही जो है युवाओं ने प्रदर्शन किया है। वहां कोई सत्ता परिवर्तन की या सरकारें परिवर्तन की बातें तो किसी ने नहीं की है। बात नहीं तो हो रही है उपेंद्र जी, लेकिन आपने देखा हाँ, लेकिन अब सवाल है, हाँ, अब सवाल उठी है कि सरकार को नैतिक जिम्मेवारी ले। आज अभी समाचार आ रहा है कि यहाँ के गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं इसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्योंकि यहाँ एक्सेस यूज ऑफ फोर्स हुआ है, फोर्स का इतना अत्यधिक प्रयोग किया गया, दमन किया गया। यह जिम्मेवारी सरकार लेगी कि नहीं? तो आप क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? प्रधानमंत्री को जिम्मेवारी लेना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग?
निश्चित रूप में ये सवाल आगे बढ़ के आई है, लोग उठा रहे हैं इस बात को आखिर कि सरकार जिम्मेवार क्यों नहीं होगा। आज इतने आदमी मरे, इसके जिम्मेवार सरकार क्यों नहीं, क्योंकि सभी आदमी सरकारी गोली से मरा है। तो इसकी दायित्व तो सरकार लेगी कि नहीं, ये आवाज तो अब सड़कों में उठ रही है। जो आंकड़े बताया जा रहे हैं उपेंद्र जी, 20 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, क्या ये इससे आंकड़ा उठ और रही है, ज्यादा लेकिन होगा? अधिक की संभावनाएं हैं जी। काफी लोग सीरियस है हॉस्पिटलों में। हाँ अब देश के दूर दराज तक गोलियां चल रही है। हाँ। कल तक ये आंकड़े जब आएंगी वास्तविकता, तो इससे कहीं अधिक होगी। मीटिंग भी चल रही थी, प्रधानमंत्री की अपर लेवल पे मीटिंग चल रही थी। जैसे गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या बैकफुट पर है ओली सरकार? ना, निश्चित रूप में ओली सरकार गंभीर संकट में और प्रश्न के घेरे में फंस चुकी है। और ओली सरकार ने जो दमन का सहारा लिया, ये बहुत ही गलत था, लोकतंत्र विरोधी है, संवैधानिक लोगों का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया है, यह गलत है। सेना रोक पाएगी उपेंद्र जी? लग रहा है लाखों युवा हैं, सेना की संख्या कम पड़ जाए। देखिए, सेना राजनीतिक समाधान का कहीं दुनिया में हुआ है? जनता की जो रोजमर्रे की सवाल है, उसे राजनीतिक रूप से सरकार को समाधान करने चाहिए। सेना का प्रयोग, गोली का प्रयोग, बारूद का प्रयोग, टीयर गैस का प्रयोग, ये तो, इससे तो कोई समस्या समाधान नहीं होगी, और भड़केगी और बढ़ेगी। आप लोग समर्थन कर रहे हैं इन युवाओं का? देखिए, अब तो सारा देश का हमदर्द जो है युवा के प्रति, सारा जनता का हमदर्दी जग चुका है। तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं उनके बीच? जाएंगे आप लोग? क्योंकि नहीं, अब सारे दुनिया अब खड़ा हो गया युवाओं के साथ। नहीं, एक बात यह भी कही जा रही है उपेंद्र जी कि विपक्ष का साथ है इनको, और विपक्ष इनके जरिए शायद कोशिश करेगा सरकार को बेदखल करने की। देखिए, विपक्ष को दोष देने से नहीं होगा, सरकार ने भड़काया ना आंदोलन। सरकार की गलत निर्णय के चलते सरकार ने गलत काम किया, इसके अगेंस्ट में जनता की आक्रोश भड़की है और युवा लोग सड़क में आए हैं। तो इस सरकार दोषी हुआ कि विपक्ष दोषी हुआ? क्या गलत काम किया? आज आप नेशनल चैनल पर बता दें, क्या गलत काम किया सरकार ने, अगर जानकारी? सरकार ने सबसे बड़ी गलती काम की, करप्शन को रोकने में असफल हुआ। सरकार ने गुड गवर्नेंस नहीं दे सकी, और सरकार ने सबसे बड़ी गलती की कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा। क्या चाइना के रास्ते पे चल रही सरकार? चाइना से दोस्ती है, हो सकता है वहां जैसे चाइना के रास्ते पे चल रही है कि नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे चल रही है, इसका तो हिसाब किताब तो सरकार को बताना होगा, देना होगा। लेकिन जो रास्ते पे चल रही है वो गलत है। गलत है, तो आप लोगों को समर्थन में आना चाहिए। नहीं, हम लोग तो है ही हैं, लेकिन सवाल है कि सरकार अभी भी संभले और अपने गलत जो सरकार की रवैया है उससे करेक्शन करे। आज मीटिंग हुई है, देर शाम कहा जा रहा है, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी नेपाल में, लेकिन कहा जा रहा था कि शायद फैसला बदलेगा, लेकिन ऐसा कोई फैसला आया नहीं। क्या कल यह आंदोलन और बृहद रूप से होगा? और अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि सरकार का माइंडसेट चेंज हुआ है। तो कल कैसे देख रहे हैं? सरकार अपनी जो हरकतें हैं इससे बाज आएंगी, ऐसा तो अभी तक नहीं लग रहा है। कल क्या होगा उपेंद्र जी? हमें तो लगता है कि कल का दिन भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कल भी अच्छे दिन ना आए। मतलब ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बीच का कोई रास्ता निकाल ले सरकार, कोई व्यवस्थाएं हो जाए ऐसी? हाँ, निश्चित रूप में सरकार तुरंत अनाउंस करना चाहिए कि सारे पाबंदियां सोशल मीडिया से हटा लिया गया है और युवाओं का जो जेन्युइन डिमांड है उससे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि सरकार स्टेप डाउन करे अपने आप को, समस्या समाधान होगी। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही ओली सरकार? क्या और मौतों का इंतजार कर रही है सरकार? अब ये तो वही बताएंगे ना। लेकिन सरकार जो कर रही है वो अच्छी नहीं कर रही है। अच्छी नहीं कर रही, वो गैर जिम्मेवाराना सरकार हो चुका है। लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि युवा सामने आ गए। लोकतंत्र है कहां? लोकतंत्र होता तो सड़क पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करता तो उनपे गोलियां चलाई जाती, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके जाते, उन्हें मारा जाता। लोकतंत्र कहां है अभी? नेपाल में बिल्कुल नहीं है लोकतंत्र, आप मान रहे हैं? लोकतंत्र कागज में है, व्यवहार में नहीं है।
यही वजह है कि लोग सड़कों पर आ गए युवा। निश्चित रूप में यही वजह है। बदलाव की राह पर नेपाल है। आपको ऐसा लग रहा है कि यह आंदोलन नहीं, बदलाव नेपाल के को राह बदल पर सकता जाना है? ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएंगे तो जनता नहीं रुकेगी, जनता आगे बढ़ेगी। कम से कम नेपाल को बांग्लादेश से, श्रीलंका से सीखना चाहिए कि लोकतंत्र का विकल्प लोक जो है गोली गट्ठे और डंडे और तानाशाही नहीं होता है। आपको लग रहा है कि युवा मान जाएंगे कि आपने बैन हटा लिया, या फिर युवाओं को कुछ और चाहिए इससे आगे? भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठ रहा है। युवाओं के तीन ही आवाज हैं, रोजगारी दो, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करो और सोशल मीडिया से पाबंदी हटाओ। तो सोशल मीडिया से पाबंदी हटाना और करप्शन कंट्रोल करेंगे और रोजगारी की ओर ले जाएंगे कह के जो सरकार अगर अपील करे तो हो सकता है रीथिंक करे, अभी समय है। फिर लैंडलॉक है नेपाल, ऐसे में आपको लगता है कि बहुत बेहतर रोजगार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नेपाल से बाहर हैं और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही सोशल मीडिया बैन होना है। अपनों से बात कैसे करेंगे लोग? यही तो समस्या है। ये गलत काम किया सरकार ने इसे बैन करके। इसे लोग प्रेस फ्रीडम के रूप में ले रहे हैं, लोग ने सिविल लिबर्टी के रूप में ले रहे हैं, अपने राइट्स को रूप में ले रहे हैं सोशल मीडिया को। उसके थ्रू जनता अपनी अभिव्यक्ति रखती थी, खास करके युवा पीढ़ी का लाखों का रोजी रोटी चलता था इससे, जो आज बंद हो गया है। उपेंद्र जी, आज हमने पोस्टर बैनर में देखा सोशल मीडिया से बैन हटाओ। अगर ऐसी स्थिति रही, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, कल बैनर में क्या लिखा होगा? क्या प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ो ये भी कहा जाएगा? अगर प्रधानमंत्री नहीं संभले तो वो दिन आने में बहुत दूर नहीं है। क्योंकि काठमांडू से निकलकर यह आंदोलन बहुत अलग अलग जगहों पे चला गया। आपको क्या जानकारी मिली? पूरे देश में फैल गया है, पूरे देश में हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, गोलियां चल रही है। अभी रात हो गया लेकिन फिर भी प्रदर्शन जगह जगह पे हो रही है। आपको क्या जानकारी मिल रही है? कहां लोग सबसे ज्यादा विरोध की तैयारी में हैं? सर देखिए, हम देख रहे हैं नेपाल के प्रमुख शहरों में, काठमांडू में हो ही रहा है, विराटनगर में हो रहा है, पोखरा में हो रहा है, बुटौल में हो रहा है, नेपालगंज में हो रहा है, हर जगह से आ रही है समाचार। प्रधानमंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया से बैन नहीं हटा पा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है? प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी कमजोरी है कि दूसरे का वो सुनते नहीं है, और वो जो है दूसरे का ना सुनना और सत्ता का जो दंभ होता है ना, वो नशा, उसमें मग्न रहना, ये दो बड़ी कमजोरियां हैं उनका। लेकिन क्या आप पूरे देश को झोंक देंगे इस आग में? आपको नहीं लग रहा जो आग उठी है, चिंगारी उठी है, अगर ऐसे ही रहा प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी वाला हिस्सा, तो शायद पूरा नेपाल जल उठेगा। इसलिए जिसको समय रहते ही इनको सोचना चाहिए और अपने आप को स्टेप डाउन करने लेनी चाहिए। लेकिन उपेंद्र जी, अब तक देर रात देखिए 8 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, 20 मौतें हो गई, 250 लोग मर गए, अब भी कोई फैसला नहीं लिया गया है सिवाय गृह मंत्री के इस्तीफे के। न गृह मंत्री ने तो अपना नैतिकता के कारण से राजीनामा दे दिए। क्या यह प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं? जनता अभी आवाज उठा रही है, क्यों नहीं कर सकते? तो आखिर क्यों देर हो रही है? आखिर जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। निश्चित रूप में लेनी पड़ेगी। युवा हैं, युवा मादा रखते हैं सियासत बदलने का, तख्ता पलटने का। अगर जी सही बात है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लग रहा है नेपाल में तख्ता पलट जाएगा। क्या क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो होगा अच्छा नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा, बुरी हालत होगी नेपाल में। तो आखिर इसे बचाने का वक्त यही है कि प्रधानमंत्री थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे। तो आखिर क्यों देर हो रही है? कितनी मौत का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तो प्रधानमंत्री ही बताएंगे क्यों नहीं सोच रहे हैं। नेपाल की सियासत में इसका असर पड़ेगा? अगर किसी तरह में पड़ेगा जी, आने वाली जो भी सरकार, अगर फ्यूचर में भविष्य में कभी सरकार बदली, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसे आंदोलन नहीं होंगे दोबारा? उसे लेकर सोचकर काम करेगी सरकार? देखिए, सरकार जो भी सरकार हो, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करेगी कि नहीं, युवाओं को अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर सकती है कि नहीं, और लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसे लोगों को एंजॉय करने का वातावरण बनाएंगे कि नहीं, इस बात पर निर्भर हमेशा करेगा कि सरकार कब तक चलेगी या कैसी व्यवस्था रहेगी। एक नसीहत जो आप सरकार को देना चाहेंगे, बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए। सरकार को
ठंडे दिमाग से सोचे और युवा और जो सोशल मीडिया पे जो पाबंदी लगा उसे खत्म करें और युवाओं के डिमांड को एड्रेस करें। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र जी। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े थे, जनरल जेके बंसल साहब आपका, सुशील कुमार सिंघल जी आपका, प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी आपका, एलिना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुद्दा बहुत अहम है और जितनी जल्दी सरकार इस पर सोचे, बेहतर से काम करे, बेहतर तरीके से, ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके, तब जाकर नेपाल में शांति आ सकती है।